नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। सबने देख ली। अब आता हूँ मैं तीसरी हेडिंग के ऊपर, मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, अब देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े व रथ। आप हेडिंग दे देना, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय भी युद्ध होते थे। और युद्ध के कारण क्या थे? युद्ध का कारण आपके एक तो उपजाऊ ज़मीन होती थी, उपजाऊ ज़मीन जो फसलें दे, तो उस उपजाऊ ज़मीन को हासिल करने के लिए भी ये लोग युद्ध कर लेते थे। इसके अलावा युद्ध का कारण जल भी होता था कि जल का स्रोत नज़दीक होता था तो उसको पाना भी उनका एक प्रकार से उद्देश्य होता था। इसके अलावा चारागाह भूमि जो होती थी वो भी एक प्रकार से युद्ध का कारण होती थी। इसके अलावा कई बार मवेशी भी युद्ध का कारण बन जाते थे। तो ये युद्ध के 4 कारण होते थे इनके। दूसरी बात, जैसे युद्ध हो जाता था तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, जो भी मवेशी थे वो लूट लेते थे, मवेशी ले जाते थे, ये लोग मवेशी ले जाते थे। साथ में इसके अलावा जो भी उनको दौलत मिलती थी वो दौलत पूरी ले लेते थे और इस दौलत को क्या करते थे, धन दौलत जो भी थी उसको ले लेते थे और दौलत का वितरण कर देते थे। किसको देते थे? देखो, आम जनता में बांटते थे, आम जनता में। इसके अलावा जो भी एक प्रकार से जो पुरोहित थे उनको दे देते थे। इसके अलावा वो यज्ञ में भी उस दौलत का उपयोग लेते थे। इसके अलावा सैनिक जो भी थे उनमें भी ये लोग वो धन बांट देते थे। तो दौलत और मवेशी ले जाते थे। इसके अलावा युद्ध में घोड़ों का बहुत उपयोग होता था। जितने भी घोड़े होते थे ये एक प्रकार से रथ हाँकने से लेकर और युद्ध लड़ने में काम आते थे। इसके अलावा युद्ध में मुख्य रूप से अधिकांशतः पुरुष वर्ग ही भाग लेता था, पुरुष वर्ग ही भाग लेता था, महिला नहीं लेती थी। हालांकि कुछ एक उदाहरण है, बाकी पुरुष वर्ग ही भाग लेता था। ठीक है, ये कुछ 4-5 बिंदु थे मवेशी, रथ और इसमें घोड़ों में, जो कि कुछ एनसीईआरटी ने लिखे हैं। कुछ इतना है नहीं इसमें कि स्थायी सेना तो थी, वो तो होती नहीं थी इनके अंदर, स्थायी सेना नहीं थी। कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ना कि परीक्षाओं में छोटा मोटा पॉइंट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है या नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाता है। स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं थी इनके इस समय। ठीक है, तो इस पूरी हेडिंग में ये 5 बिंदु महत्वपूर्ण थे आपके मवेशी, घोड़े और रथ में। क्या क्या बिंदु थे कि उपजाऊ जमीन, जल, चारागाह, मवेशियों के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, युद्ध के बाद मवेशी ले जाते थे, दौलत ले जाते थे, दौलत इनमें वितरित कर दी जाती थी। घोड़ों का युद्ध में उपयोग होता था, चाहे रथ हाँकना हो, चाहे सवारी करना हो। युद्ध में पुरुष लोग भाग लेते थे और युद्ध में स्थायी सेना का अभाव था। ये इसकी तीसरी हेडिंग थी ये। ठीक है, अब बात आती है चौथी हेडिंग के ऊपर। देखो, पहली दूसरी कर ली, तीसरी होगी चौथी हेडिंग कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लोगों की विशेषता बताने वाले कौन से शब्द थे? इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, विभाजन किया है। इन्होंने कहा है कि इस समय जो समाज था कई भागों में विभक्त था। कैसे था मैं बताता हूँ। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर जो ये यज्ञ कर्म कांड का काम करते थे वो ब्राह्मण थे। इसके अलावा वो सारे लोग जो एक प्रकार से युद्ध वगैरह में ज़्यादा भाग लेते थे वो राजन्य था। देखो, ये राजन्य वो राजा नहीं होते थे जो मतलब उसका उत्तराधिकारी राजा होगा या फिर उसके पास बड़े बड़े महल भवन होंगे या उसके पास दास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये राजन्य वो थे जो जनरली युद्ध लड़ने का काम करते थे और ये ऐसे लोग थे जो आपके कर्मकांड वगैरह, यज्ञ वगैरह का संपादन करते थे। तो अब देखिए, कर्म के आधार पर विभाजन था। दूसरा जो है ये विभाजन कर्म के अलावा, इसके अलावा दूसरा विभाजन भाषा के आधार पर भी था। तो भाषा के आधार पे जो विभाजन था इसको अपन कई बार आर्य अनार्य भी बोल देते हैं और दास भी बोल देते हैं। जो लोग संस्कृत बोलते थे वो सारे आर्य थे और जो संस्कृत नहीं बोलते थे वो अनार्य थे। इनको दास दस्यु भी कहा जाता है। इसके दास दस्यु में भी बहुत सारा डिफरेंस है जिसको अपन आगे कभी पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर भी इनका एक प्रकार से विभाजन हुआ था। तो कर्म के आधार पर विभाजन था, भाषा के आधार पर विभाजन था। इसके अलावा कुछ और भी विभाजन थे। समुदाय के आधार पर भी विभाजन थे। समुदाय
परिवार और निवास, इसके आधार पर भी विभाजन हो रखा था। ठीक है, तो इसमें फिर कोई ज़्यादा बड़ा विभाजन नहीं था, अमीर गरीब वाला विभाजन था। इसके अलावा यहाँ पे फिर जन विश्व ये विभाजन आएगा, ये अगले अध्याय में, ये अलग से पूरा टॉपिक है, तो इस विभाजन को मैं अलग टॉपिक में और लूँगा। तो यहाँ पे इस हेडिंग में यही दो चीज़ें थी, कर्म के आधार पर विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन, समुदाय, परिवार और निवास के आधार पर विभाजन, ये चीज़ें इसमें थी तीसरी चौथी हेडिंग के अंदर। ठीक है, अब ये 4 हेडिंग्स पूरी हो जाती है। वैदिक काल में इन्होंने इतना ही दिया था, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से मस्त होकर पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।